नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली शराब घोटाले मामले में। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल से आज रिहा नहीं हुए और गौरतलब यह है कि अरावली एवेन्यू कोर्ट ने कल केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में नियमित जमानत दी थी। इस फैसले के खिलाफ ईडी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इशू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का, क्या उम्मीद है दिल्ली हाईकोर्ट से सर? उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी बात नहीं का, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। ठीक है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में लोगों ने सुबह सुबह योग किया। हम आपको 10 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ योग किया। दूसरी तस्वीर मेरठ की है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग किया। इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर, डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं ये प्रयागराज की है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भारत स्काउट एंड गाइड स्कूल में योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की और योग किया। इस दौरान बीजेपी के सांसद प्रवीण पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। चौथी तस्वीर की बात करें तो चौथी तस्वीर रायबरेली की है, जहां जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ल ने योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और योग किया। पांचवी कासगंज की है, जहां योग दिवस के कार्यक्रम में यूपी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शिरकत की और गणमान्य लोगों के साथ योग किया। छठी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं ये सिद्धार्थनगर की है, जहां योग दिवस के कार्यक्रम में सांसद जगदंबिका पाल ने शिरकत की और अधिकारियों के साथ योग किया। सातवीं तस्वीर अमेठी की है, राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अधिकारियों के साथ योग किया और आठवीं तस्वीर मथुरा की है। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने अधिकारियों और लोगों के साथ योग किया। नवीं तस्वीर आपको बता दें कि यह फिरोजाबाद की है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की और योग किया। और अंतिम और 10वीं तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां सांसद भोला सिंह ने अधिकारियों के साथ योग किया। तो ये 10 अलग अलग शहरों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे सुबह 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह सुबह करीब 8 बजे शुरू हो पाया। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7,000 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ योग किया और योग के कार्यक्रम में और भी नेता शामिल थे। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है।
ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस के मौके पर राजभवन में योग किया, जहां उन्होंने ये कहा कि योग हमारी सभ्यता है और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आज इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए,
खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है, और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में रुदौली से अमीनागंज जाने वाली सड़क की हालत दयनीय हो रखी है। सालों से सड़क बदहाल हालत में है, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुदौली की जनता की इसी समस्या को इंडिया वॉइस ने अपने मंच से उठाया और रुदौली से तीसरी बार बीजेपी के विधायक बने रामचंद्र यादव से सवाल किया, लेकिन इंडिया वॉइस की तरफ से पूछे गए जनता के सवाल पर विधायक जी भड़क गए। क्या कुछ कहा विधायक जी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सड़क कब बनेगी? 12 साल से विधायक आप हैं, आप कह रहे हैं कि अभी आचार संहिता चल रही थी, 84 कोस परिक्रमा, आप दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, आप सीधा नहीं बता रहे कि फंडिंग 12 साल में आई ही नहीं और सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ। जानकारी है कि नहीं जानकारी है? नहीं, जानकारी आप देंगे ना, विधायक आप हैं। एनएचआई की जो सड़क होती है उस पर बगैर एनओसी के कोई दूसरी संस्था काम नहीं कर सकती। तो एक सेकंड विधायक जी, ये बताइए कि समय कितने लगेगा और ये एनओसी कहां से मिलती है आप लोगों को? एनओसी नहीं, एनएचआई एनओसी नहीं देगी अब उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि उसकी तो कितना समय लगेगा बताइए? पैसा लाट हो गया है। सर समय बता दीजिए कितना लगेगा? मैंने कहा 84 कोसी परिक्रमा का पूरा जितना भी प्रोजेक्ट है वो स्वीकृत हुआ, उसकी टेंडर की कार्रवाई पूरी हो गई और टेंडर की कार्रवाई पूरी होने के बाद उसका काम शुरू होने जा रहा है। विधायक जी, पूरा उत्तर प्रदेश और आपकी क्षेत्र की पूरी जो जनता है वो आपको सुन रही है, जो बोलिएगा बहुत सोच समझ के बोलिएगा, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कब काम शुरू होगा सड़क का? मैं 100% सही बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलता मैं। कब मतलब विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? नहीं, जो एनएचआई की समय सीमा होती है, एनएचआई का जो टेंडर का समय है, विधायक जी आप किसे पढ़ा रहे हैं? किससे, मतलब एक सेकंड विधायक जी किसे पढ़ा रहे हैं? एनएचआई का समय 12 साल में आया ही नहीं, आप ये कह रहे हैं विधायक जी? नहीं, मैंने जो कहा विधायक जी आप ही समझदार हैं, हम तो दूध पीते बच्चे हैं ना विधायक जी, हमें तो पता ही नहीं है। 12 साल में एनएचआई आपको मैं जो कह रहा हूं सुनिए। हाँ बोलिए। आप एनएचआई में जब ये सड़क गई है 2022 में और 2022 के बाद इसका टेंडर हुआ और इसकी सड़क की बनाने की जो कार्रवाई है, फंडिंग है, किसानों को उसका वाजिब मुआवजा देना, उसकी भी कार्रवाई शुरू हुई है, साथ ही साथ इसका अलाइनमेंट भी तय हो गया है। देखिए विधायक जी, अभी जैसे आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं विधायक जी, आपको बताएं, आप समय बताइए और आपकी जनता आपको सुन रही है विधायक जी, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कह रहे हैं, समय बताइए, आपकी जनता ने आपको विधायक बनाई है। मैं बता रहा हूँ आपको, विधायक बनाई जनता ने, उसकी पूरी सेवा करता हूँ 24 घंटे में। विधायक जी कभी आप उस रोड से गुजरे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, उस रोड से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं? रोज जाता हूँ। किस गाड़ी से, स्कॉर्पियो की फॉर्च्यूनर? मैं पैदल जाता हूँ। पैदल जाते हैं आप? और क्या? और फिर भी आपका यह हाल है? मेरा क्या हाल है, मैं पैदल चलता हूँ। विधायक जी ये बात बोलकर आप अपनी जनता का दिल दुखा रहे हैं। मैं गांव और एक बात बताइए, अभी आप ही की जनता वहां हमारे जब सहयोगी आम लोगों से बात कर रहे हैं, वो आपको विधायक जी ईद का चांद हो गए हैं। आप कह रहे हैं उस रोड से पैदल जाते हैं, किस रोड से पैदल जाते हैं आप? जो लोग कहते हैं ईद के चांद हो गए, उनको कहिए कि हमारी फोटोग्राफी चेक कर ले वहां की। विधायक जी देखिए, बहसबाजी में जाएंगे तो बहस बढ़ जाएगी। सवाल ये कि आप समय बताइए, समय सीमा बताइए, कब से शुरू करेंगे? महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, क्योंकि हमारी नजर पर बनी रहेगी। विधायक जी समय बताइए। विधायक जी कनेक्शन कट, विधायक जी गायब, संपर्क क्षेत्र से बाहर, मतलब संपर्क में आए भी तो सवालों से भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि काम तो किया ही नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पेपर लीक को लेकर देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमन मिश्रा ने। सुनिए।
नीट पेपर लीक और धांधली को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठन और छात्र और राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस ने पहले दिन से ही इसको लेकर छात्रों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी थी और अब ऐसे में आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में विधानसभा घेराव किया जा रहा है, वो भी इस मांग में कि दोबारा से नीट की परीक्षा की जाए और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर नेता पीएल पुनिया जी हैं। जी, क्या मांग है सर? देखिए, मांग साफ है कि जो नौजवान बच्चे बच्चियां मेहनत करके नीट की परीक्षा दी और परीक्षा देने वाले दिन ही वो निरस्त कर दी गई। ये कहा गया कि पर्चे लीक हो गए। ये किसकी नालायकी है, किसकी असफलता है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके लिए पूर्णतः दोषी है। उन्होंने ठीक व्यवस्था नहीं की और माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से इसमें शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हो रही है और जो भी अपडेट होगा, अगर लगेगा कि पेपर निरस्त करने लायक है तो होगा, लेकिन जो विपक्ष है वो मुद्दा बना रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जब पर्चा दिया है, बैठे उस पे, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। पर्चा लीक हो जाए, उसी दिन लीक हो जाए तो ये तो धोखा है। जो लाखों नौजवान हैं उनके साथ में धोखा है, जो मेहनत करके इम्तिहान में बैठे इस उम्मीद में कि हमको रोजगार मिलेगा। रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला नहीं रही है और दूसरी तरफ जो प्रयास कर रहे हैं योजनाओं के अंतर्गत, उनके साथ इस तरह का धोखा हो तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, इसकी सरकार की नालायकी है और लोग नौजवानों के साथ धोखा है। जब बिहार, हरियाणा और राजस्थान से मुद्दा उठा कि पेपर लीक कहीं ना कहीं हुआ है, बिहार से ऐसे कई साक्ष्य भी वायरल हो रहे हैं और लोग इसकी लगभग पुष्टि भी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के एक मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो पेपर लीक का जो मामला आया है उसके कनेक्शन जो हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, ये बहुत साफ है और पेपर लीक करने में किसी का भी दोष है। निष्पक्ष जांच के माध्यम से वो कार्रवाई करें। कौन, किसने रोका? किसने कहा कि किसको जोड़ा जाए जांच में, किसी को ना जोड़ा जाए? कार्रवाई करें। सर, एक अंतिम सवाल, जैसे कि पूरे जो भी छात्र हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके परिवार की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस मैदान में है। ऐसे में कुछ जो बच्चे हुए हैं उनमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से सफल हुए हैं, उनके परिजनों, उन छात्रों के साथ में आप कैसे खड़े हैं? क्योंकि अगर पेपर निरस्त होता है तो उनका तो नाम कट जाएगा। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और उन सरकार से पूछा जाए कि वो पेपर लीक क्यों होने दिया। जो पेपर लीक हुआ है तो उसमें सामान्य प्रक्रिया है कि उसका इम्तिहान का निरस्त कर दिया जाता है। उसमें जाहिर है, जरूर है कि कुछ लोगों का अहित होगा, कुछ लोग मेहनत करके पास भी हुए होंगे तो वाकई मेहनत की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की नालायकी है, जिसकी वजह से जो होनहार नौजवान थे, बच्चियां थी, वो उनके साथ धोखा हुआ। तो सुना आपने, कांग्रेस के सीनियर नेता पीएल पुनिया का साफ कहना है कि जो भी इस मामले में है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वहीं जो छात्र हैं उन्हें इंसाफ दिलाया जाए और आगे से सरकार पेपर जो व्यवस्था है उसको सही से कराए। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ श्री बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा गए।
तो वहीं मेरठ में एक जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद उसने जहर खा लिया और उसकी हालत नाजुक बनी है, जिससे आक्रोशित जेई यूनियन ने मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान जेई संगठन ने चीफ मेरठ जोन समेत कई अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि चीफ मेरठ जोन पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, साथ ही उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। गगोल में अवर अभियंता जो थे उनके पास एक 63 kVA का ट्रांसफार्मर था, वो 4-5 दिन जला रहा। तो जब उन्होंने PR नहीं लगाया टाइम से, तो ये बात जो है जब जानकारी में आई तो इस पर उच्च अधिकारियों द्वारा काफ़ी नाराज़गी जाहिर की गई कि भाई 4-5 दिन तक ट्रांसफार्मर जला रहता है और आप PR नहीं लगाते हैं। तो क्योंकि हमारे सिस्टम ये है कि PR लगने के बाद ही ट्रांसफार्मर मिलता है नया। तो जब 5 दिन बाद ट्रांसफार्मर लगाया गया तो उससे बाकी छवि खराब हुई। तो ये चारों तरफ ये शिकायतें भी हुई, इसमें ऊपर लेवल तक वही कि ट्रांसफार्मर बदलने में समय लगाया गया, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता वगैरह। तो इसलिए मजबूरी में फिर ये सस्पेंस से कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। आपको बता दें कि इटावा नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल के ड्राइवर और बीजेपी कार्यकर्ता में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद समीक्षा बैठक की जा रही थी और सूत्रों की माने तो पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी बैठक में मौजूद थे। हालांकि ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।